तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हैन हिन वो से कहती है, जैसे तुम पहले थे वैसे ही रहो, मेरे सामने प्यार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ यनवो यांग के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। वहां वो यांग से कहता है, अब मेरा और हिन का कुछ नहीं हो सकता। 3 साल से हम एक दूसरे के लिए जैसे अजनबी बन चुके हैं। ऐसे में सब कुछ अचानक से कैसे ठीक हो सकता है? ये टॉस तो यांग पूछता है, क्या तुझे उससे प्यार नहीं था? मैंने तुम दोनों को देखा है। 3 साल पहले तुम दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। हिन तो हेलीकॉप्टर लेकर तुम्हारे होम टाउन आ गई थी सिर्फ तुम्हें मनाने के लिए। अपने पेरेंट्स तक को छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, और तुम दोनों ने शादी की थी प्यार में। यन थोड़े शांत होकर कहता है, वो सब तो सालों पहले की बात है। यांग फिर उसे एक आसान उदाहरण देता है, देख, एक बार हम स्विमिंग सीख लेते हैं तो चाहे 10-20 साल बाद भी तैरना नहीं भूलते। प्यार भी कुछ वैसा ही होता है। भले ही तुम भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे दिल को पता होता है कि तुम किससे प्यार करते हो। इस पर यन कहता है, स्विमिंग और प्यार एक जैसे नहीं होते। हमने शादी की थी क्योंकि हम प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद वो प्यार कहाँ चला गया? यांग जवाब देता है, मैं डिवोर्स स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा मानना है कि असली प्रॉब्लम शादी में ही है। शादी के बाद लोग हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं, जिससे जिंदगी में एक्साइटमेंट कम हो जाती है। झगड़े, काम का प्रेशर, टाइम की कमी, सब चीजें प्यार को दूर कर देती हैं, और शायद तुम्हारे केस में भी यही हुआ है। फिर यांग हंसते हुए कहता है, हम जैसे सिंगल्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है शादी मत करो। अब अगले दिन हिन की आंटी बोमजा, जिसकी शादी में धोखा मिला था, अपनी भड़ास निकाल देती है। वो शादी में पहुंचकर एकदम गदर मचा देती है। माहौल ऐसा हो जाता है कि लोग पुलिस बुला लेते हैं, लेकिन हिनवो आकर बोमजा को बचा लेता है। वो पैसे देकर मामला शांत कराता है और फिर बोमजा से कहता है, अब ये सब ड्रामा बंद करो। बोमजा अपने पुराने 3 फेल्ड मैरिज के बारे में बताती है। उसके हर पति ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। हिनवो समझाता है, अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो आपको फिर जेल जाना पड़ सकता है। बोमजा पूछती है, तो अब मैं जाऊं कहाँ? हिनवो कहता है, दादाजी चाहते हैं कि आप घर वापस आ जाएं। उन्होंने ही हर बार आपको बचाया है, इसलिए आपको घर लौटना चाहिए। बोमजा मान जाती है और घर लौट आती है। थोड़ी देर बाद उसके पास उसके एक्स हस्बैंड आता है, लेकिन बोमजा अभी भी उससे नाराज है, खासकर उसकी नई गर्लफ्रेंड की वजह से। तो अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। बमजा को अब भी लगता है कि उसके बेटे की मौत के लिए सियोली ही जिम्मेदार है, यानी यनवो की गर्लफ्रेंड। लेकिन ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, सियोली को हमारे परिवार से कुछ नहीं चाहिए। उसने खुद कहा है कि न उसे पैसे चाहिए न प्रॉपर्टी। वो बस मेरी साथी है, मेरे साथ समय बिताती है। लेकिन बमजा उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा अपने कमरे में सियोली के साथ गेम खेलने बैठते हैं। शुरुआत में सियोली एक्टिंग करती है कि उसे खेलना आता ही नहीं, लेकिन आखिर में वो ग्रैंडपा को हरा देती है और फिर जीत के बदले एक फेवर मांगती है। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या चाहिए? सियोली हंसते हुए कहती है, अभी कुछ नहीं सोचा, जब सोचा तो बता दूंगी। यहाँ से साफ दिखता है कि सियोली जितनी मासूम लगती है, शायद उतनी है नहीं। हो सकता है उसके कुछ छुपे हुए इरादे हों। उधर हिन के मॉम डैड गार्डन में टहल रहे होते हैं। तभी मॉम को एक शूटिंग स्टार दिखती है और वो खुशी से चहक उठती है। डैड याद दिलाते हैं, याद है हिन के जन्म से पहले भी तुमने ऐसे ही शूटिंग स्टार का सपना देखा था। तब भी तुम इतनी खुश थी और तुम्हें लग गया था कि हमें बेटी ही होगी। लेकिन जैसे ही हिन का नाम आता है, मॉम का चेहरा उतर जाता है। वो कहती हैं, मुझे कुछ याद नहीं, और बात को टालने लगती है। डैड उन्हें रोकते हैं, इतनी कठोर मत बनो हिन के लिए। कब तक तुम बीते हुए वक्त को पकड़कर रखोगी? मॉम भावुक होकर कहती हैं, तुम सब भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने सुवान को याद न किया हो। उसके साथ जो हुआ उसका दर्द मैं आज भी महसूस करती हूँ। जिसने भी उस हादसे में हाथ था, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। इतना कहकर वो चली जाती हैं। लेकिन दूर खड़ी हिन ये सारी बातें सुन रही होती है और टूट जाती है। शायद सुवान की मौत से हिन भी जुड़ी हुई है, और यही वजह है कि मॉम अब तक उससे नाराज है। अब सीन कट होता है यनवो की तरफ। वो अपने रूम में काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही टाइम देखता है, रात काफी हो चुकी थी और हिन अब तक नहीं लौटी थी। उसे चिंता होने लगती है।
वो याद करता है जब उसने डॉक्टर से हिन की बीमारी के बारे में पूछा था। एक रेयर ब्रेन ट्यूमर, डॉक्टर ने कहा था। बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन चमत्कार हो सकता है। मैंने पहले भी ऐसे केस देखे हैं जहां सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मरीज ठीक हो गया। यन वो थोड़ा हिल जाता है ये सुनकर, लेकिन यह खुशी वाली हैरानी नहीं थी। वो पूछता है, ऐसे मिरेकल्स होते हैं, लेकिन कब? डॉक्टर कहता है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उम्मीद बनाए रखो। हिन को पॉजिटिव सोचने को कहो। प्रेजेंट में लौटते हैं। यन वो इंटरनेट पर उस ब्रेन ट्यूमर के बारे में रिसर्च करता है। उसे विदेश में कई ऐसे मरीजों की स्टोरीज मिलती हैं जो ठीक हो चुके हैं। एक केस में तो एक आदमी को 3 साल का वक्त बताया गया था, लेकिन वो अब 30 साल से जिंदा है। ऐसे कई केस पढ़ते पढ़ते यन वो हैरान हो जाता है। एक में तो चमत्कार ये था कि मरीज एक दिन उठा और उसका ट्यूमर अचानक गायब हो गया। इन कहानियों से उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। काफी देर तक वो रिसर्च करता रहता है और उसी वक्त हिन घर लौटती है। वो अपने कमरे की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसके मन में यनवो का ख्याल आता है। तो अब कहानी और भी इमोशनल मोड़ लेती है। हिन को एहसास होता है कि शायद उसने यनवो से जो कहा वो सही नहीं था। इसी गिल्ट में वो चुपचाप उसके रूम में जाती है। वहां देखती है कि यनवो टेबल पर ही सो गया है। वो उसे धीरे से जगाती है और कहती है, यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो बेड पर सो जाओ। तभी उसकी नजर यन वो के लैपटॉप पर जाती है, जिसमें ढेर सारे टैब्स खुले होते हैं और सब में एक ही चीज, रेयर ब्रेन ट्यूमर। उसे देखकर हिन दंग रह जाती है। वो हैरानी से यनवो को देखती है, सोचती है, इतना सब होने के बाद भी ये मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। तभी यनवो की नींद खुल जाती है। वो पूछता है, तुम यहाँ कैसे? हिन हल्के गुस्से में कहती है, तुम यहाँ इस तरह क्यों सो रहे हो? चलो बेड पर सो जाओ। यनवो मुस्कुरा के कहता है, सही कहा, तुम भी जाकर सो जाओ। हिन मुड़ती है, लेकिन 2 कदम चलकर रुक जाती है। वो कहती है, सच बताऊं तो मुझे तुम पर शक था। मुझे लगा था शायद तुम खुश हो गए हो ये जानकर कि मैं मरने वाली हूँ। मुझे लगा तुम सिर्फ इसलिए मेरी केयर कर रहे हो। शायद तुम्हारा कोई और इरादा हो। पर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मेरी फिक्र करते हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ रिसर्च किया, थैंक यू। यन वो कहता है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मेडिकल मिरेकल्स भी होते हैं। हिन थोड़ी भावुक होकर कहती है, डरो मत, मैं जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस बाहर से टफ दिखने की एक्टिंग करती थी, अंदर से तो बहुत डर गई थी। जब से पता चला है, पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं। क्या सच में मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं? क्या ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं? क्या मेरी फैमिली को मेरे जाने से फर्क पड़ेगा भी? फिर वो थोड़ी ठहर कर कहती है, सिर्फ तुम हो जो सच में चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं। यन वो थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर कहता है, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। हिन मुस्कुरा कर कहती है, ये टाइम मेरे लिए बहुत टफ था, पर तुमने मुझे उम्मीद दी है। मैंने भी रिसर्च की है। बाहर कई देशों में इस ट्यूमर पर काम चल रहा है, नई दवाइयां बन रही हैं। मैंने एक रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट भी किया है और उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ। ये सुन यन वो दंग रह जाता है। क्या सच में? हिन हंसकर कहती है, तुम इतनी जल्दी खुश हो जाते हो? फिर वो एक कदम और करीब आती है और कहती है, डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। ये सुनकर यन वो मुस्कुरा देता है और हिन खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन यन वो दरवाजे के पास ही बैठ जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ होता है कि उसे अब भी चिंता है, शायद सिर्फ हिन की नहीं, बल्कि खुद की फैमिली और हालात से निकलने की। अब सीन कट होता है सुचोल की फैमिली की तरफ और सुचोल अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक प्यारी सी सेल्फी लेना चाहता है ताकि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके, लेकिन उसकी वाइफ उसे रोक देती है। यहाँ पता चलता है कि उनकी शादी एक सीक्रेट है। सुचोल के पेरेंट्स नहीं चाहते कि किसी को भी इस शादी या उनके बेटे के बारे में पता चले। सुचोल अपनी फैमिली को दुनिया से इंट्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे और मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। सुचोल मान जाता है। इसके बाद वो कहती है, मेरा भाई तुम्हें एक खास इन्वेस्टर से मिलाना चाहता है। वो अब तक फॉरेन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता था, पर अब पहली बार कोरिया आया है। वो हर्ष चाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता है।
और ट्रिलियंस इन्वेस्ट करना चाहता है। पर फिर वो ये भी बताती है, एक प्रॉब्लम है, वो हिन का कॉलेज फ्रेंड है। अब सीन आता है एक पार्टी का, जहाँ यन संग उस पार्टी में पहुंचता है और थोड़ी देर बाद हीन भी वहीं पहुंचती है। ये पार्टी हर्षायना ग्रुप के प्रेसिडेंट ने रखी थी। हीन जैसे ही प्रेसिडेंट हरमन को देखती है, उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड बीच में आकर उसे रोक लेती है। अब कहानी में एंट्री होती है एक पुराने रिश्ते की, जो आज भी हिन के रास्ते में कांटे बिछा रहा है। पार्टी में हिन की मुलाकात होती है अपनी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड से, लेकिन ये दोस्त कम, उसकी राइवल ज्यादा है, क्योंकि ये भी अपने हस्बैंड के साथ हर्षायना ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने ही आई थी। और सबसे मजेदार बात ये कि दोनों की जिंदगी में एक ही नाम कॉमन है, यन सुंग, जो इनका कॉलेज फ्रेंड रह चुका है। वो फ्रेंड हिन को देख ताना मारने लगती है, तुम जानती हो ना, प्रेसिडेंट हरमन फैमिली वैल्यूज में यकीन रखते हैं, और जो कंपनी फैमिली और रिलेशनशिप में स्ट्रांग होगी वही उनकी फेवरेट बनेगी। पर सैडली तुम यहाँ अकेले आई हो, ना कोई हस्बैंड, ना कोई पार्टनर, ना कोई फ्रेंड, लगता है तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। इतना कहकर वो मुस्कुराकर चली जाती है। हिन का दिल टूट जाता है। वो वॉशरूम जाकर नवो को कॉल करती है, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर नव कहता है, मैं अभी कोर्ट में हूँ, एक ट्रायल चल रहा है, अभी नहीं आ सकता। फोन कट जाता है। हिन का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है, तभी फिर से वही कॉलेज फ्रेंड मिल जाती है, और इस बार तो सीधे उसकी पर्सनल लाइफ पर अटैक कर देती है। सुना है तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं निकालता, लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप टूटने वाला है, डिवोर्स की बात हो रही है। हिन शांत रहती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। पर वो पीछे से फिर बोल पड़ती है, काश तुमने कॉलेज टाइम में यन सुंग का प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता तो आज तुम्हारी लाइफ बहुत बेहतर होती। हिन रुककर पूछती है, तुम यन सुंग की बात क्यों कर रही हो? वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें नहीं पता मिस्टर हरमन का राइट हैंड कौन है? वही यन सुंग, जो आज एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। तभी हिन प्रेसिडेंट हरमन के पास खड़े एक आदमी को देखती है, वो और कोई नहीं यन सुंग ही होता है। हिन उसे देखते ही हैरान रह जाती है। इतने में उसकी फ्रेंड यन सुंग को आवाज लगाती है और यन सुंग उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हिन बस उसे आते हुए देखती रह जाती है, और यहीं से होती है इस ड्रामे के सेकंड मेल लीड की धमाकेदार एंट्री। अब यनसुंग की एंट्री के बाद हिन और नव की लाइफ में क्या तूफान आता है? क्या यनसुंग की वापसी सब कुछ बदल देगी? पता चलेगा अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन